नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है, हमें कम समय में फैसला लेना पड़ा, परिस्थितियां ऐसी थी कि एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। पंजाब में चला किसानों का 10 किलोमीटर लंबा काफिला जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली और हरियाणा में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि किसानों को 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के हरियाणा और यूपी से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक किसानों के मार्च से पहले सभा, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों, विस्फोटक पदार्थों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तेजक बयानों और कार्यों पर रोक लगा दी गई है और लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी है। किसान संगठनों की अगुवाई में हजारों किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली आने का ऐलान किया है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का वादा पूरा करे और किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएं। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच 12 फरवरी को होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो 13 फरवरी को बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। ऐसी तस्वीर आ रही है जिनमें दिख रहा है कि हरियाणा दिल्ली सीमा पर भी सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारें लगाकर सील किया जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किसानों को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जानबूझकर दूसरी बार पंजाब के किसानों के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर रहे हैं। अगर सिख किसानों को उनका हक नहीं दिया गया तो मोदी लंबे समय तक खुश रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों की मांग का अध्ययन किया है और एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं इसे भारत के लिए अच्छा मानता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि हमने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा नहीं दिया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि 2 साल किसानों को आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करें। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी का वादा किया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों को परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। पंजाब से चला किसानों का 10 किलोमीटर लंबा काफिला जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने 2 प्रमुख स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में बदल दिया है। सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली में गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किसानों के मार्च के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में उनके लिए अस्थायी हिरासत केंद्र के रूप में काम करेंगे। राज्य के 6 जिलों में इंटरनेट बल्कि एसएमएस पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। हरियाणा ने पंजाब से लगती अपनी सारी सीमाएं सील कर दी हैं। हरियाणा दिल्ली सीमा पर कटीले तारे, नुकीले कीलें किसानों को रोकने के लिए बिछा दी गई हैं, लेकिन किसान इससे बेपरवाह बड़े चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। राज्य में जल्द ही लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चर्चा है कि अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चौहान द्वारा पार्टी छोड़ने और बीजेपी की ओर जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि विश्वासघातियों को यह एहसास नहीं है कि उनके जाने से उन लोगों के लिए बड़े पैमाने पर नए अवसर खुलते हैं जिनके विकास को उन्होंने हमेशा अवरुद्ध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चौहान का नाम लिए बिना कहा, जब दोस्त और सहकर्मी उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ देते हैं जिसने उन्हें बहुत कुछ दिया है, शायद उससे भी अधिक जितना वो हकदार थे, तो ये हमेशा पीड़ा का विषय होता है। रमेश ने कहा, इन विश्वासघातियों को यह एहसास नहीं है कि उनके बाहर निकलने से उन लोगों के लिए बड़े पैमाने पर नए अवसर खुलेंगे जिनके विकास को उन्होंने हमेशा अवरुद्ध किया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा है कि अशोक चौहान यकीनन पार्टी के लिए एसेट थे। कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है, कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सब जल्दबाजी में दिया हुआ रिएक्शन है।
वो बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे। इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दिया था। अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। अशोक चौहान साधन संपन्न हैं, कुशल संगठक हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं और सीरियस नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल नांदेड़ में 5 दिनों के लिए थी, तब समस्त नेतृत्व ने उनकी क्षमता का साक्षात दर्शन किया था। उनका कांग्रेस छोड़ना हमारे लिए बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी थी। सोमवार को कांग्रेस छोड़ने वाले को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और 1-2 दिनों में अपने अगले राजनीतिक कदम पर फैसला करेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि मोदी की गारंटी की बात हो रही है, लेकिन जो 2014 से पहले गारंटी दी गई थी वो जुमले निकले, जैसे सालाना 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख सबके खाते में, 100 दिन में काला धन वापस, पेट्रोल डीजल 35 रुपए प्रति लीटर, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2022 तक सभी के सिर पर छत, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी। ये सब जुमले निकले और ऐसे ही जुमले फिर बोले जा रहे हैं। कांग्रेस की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि पिछले 4-5 दिनों से अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चर्चा है। ये सरकार 10 साल से सत्ता में रही है, लेकिन सरकार के पास 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी पिछली सरकार का लेखा जोखा दे रही है। अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हैसियत नहीं है। लेकिन मैं मोदी सरकार को खुली चुनौती देती हूँ, वो अपने बनाए मानक पर कांग्रेस और बीजेपी सरकार के 10 साल के आंकड़े रखकर देख लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों के एजेंट थे। इनके नेता खुलेआम कहते थे अंग्रेजों की मदद करो, फौज में भर्ती हो, अंग्रेजों की नौकरी करो। खड़गे ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये गांधी जी और देश के साथ नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। क्या ऐसे लोग देशभक्त हो सकते हैं? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट मिले हैं। सदन में बहुमत का आंकड़ा 122 है। इस मतदान का विपक्ष ने बहिष्कार किया है। इससे पहले सोमवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत पर मतदान से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष माहेश्वरी हजारी ने घोषित किया कि ध्वनि मत के आधार पर विश्वास मत हासिल हो गया है। इसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मांग करते हुए कहा कि विश्वास मत पर मतदान होना चाहिए। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ने मतदान कराने की घोषणा कर दी। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लिया। चर्चा की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी तो बहुत मजबूत गारंटी है। ये मोदी की गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि ये फिर से पलटी नहीं मारेंगे? बताइए मोदी जी की गारंटी वालों, बताओ। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने कहा कि कम से कम एक बार तो बता देते, आप तो कुछ बताए भी नहीं। हम आपको कुछ कहे हैं, आप हमसे कहे होते तो हम बाहर से समर्थन दे दिए होते। तेजस्वी यादव बोले, मुख्यमंत्री जी हम लोग समाजवादी परिवार के हैं। आप जो झंडा लेकर चले थे कि देश में मोदी जी को रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठाकर बिहार में मोदी जी को रोकेगा। बिहार विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि हमारे जो 5 विधायक गायब हुए हैं, एक एक का इलाज करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी के कुछ विधायकों ने पाला बदला है। बता दें, आरजेडी के कुछ विधायकों ने पाला बदला तो बीजेपी के कुछ विधायक गायब रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में छोटा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में यात्रा में कुछ दिनों की कटौती की जाएगी और इसके मुंबई में करीब 1 सप्ताह पहले खत्म होने की संभावना है। ये यात्रा फिलहाल छत्तीसगढ़ में है। राहुल गांधी ने जनवरी के मध्य में मणिपुर से यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को मुंबई तक 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही है। यात्रा को इस सप्ताह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना है। यूपी में इस यात्रा को पहले 11 दिन रहना तय था, लेकिन रिपोर्ट है कि अब इसमें बदलाव किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि यात्रा अब पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों को छोड़ देगी और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले सीधे लखनऊ से अलीगढ़ और फिर पश्चिमी यूपी में आगरा तक यात्रा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आम लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में
एक भी गरीब मजदूर नहीं दिखा, बल्कि अरबपति, अंबानी और अडानी दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने भी देखा कि आपको उसमें एक भी गरीब दिखा? मुझे अमिताभ बच्चन दिखे, ऐश्वर्या राय दिखी, अडानी दिखे, अंबानी दिखे, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, लेकिन मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा। एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, लेकिन सारे अरबपति दिखे। वहाँ अंबानी जी भाषण दे रहे हैं, उनकी पत्नी भाषण दे रही थी और उनके बच्चे भाषण दे रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट से ईडी को लेकर बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा कि सोरेन को जमीन से संबंधित कथित धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एजेंसी अब उन मामलों की जांच कर रही है जो इससे संबंधित ही नहीं है। सिब्बल ने कहा कि एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, हमें आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब ईडी उनसे बिना संबंधित मामलों पर जांच कर रही है। सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच को ये जानकारी दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन के जरिए एक कथित अवैध मदरसे को गिराए जाने के बाद 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने कहा कि कुल गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 30 हो गई है और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बता दें, गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक मदरसे को गिराने के बाद हिंसा भड़क गई थी। प्रशासन का कहना है कि यह मदरसा अवैध जमीन पर बनाया गया था और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में ये गिराया गया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हो गई। कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों को रिहा कर दिया है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों में से 7 अब भारत लौट आए हैं। रिहाई और जासूसी के आरोपों से मुक्त करने के मामले को भारत और कतर के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा कि भारत को कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बीच हुई बैठक के बाद ये तय हुआ कि दोनों ही पार्टियां देश में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गठबंधन जारी रखेंगी। दोनों पार्टियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए गठबंधन में सरकार बनाने का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या में जीत हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।